आजकल आप एक नारा जरूर सुनते होंगे और ये नारा होता है जिसमें कहा जाता है छीन कर लेंगे आजादी, यानी आजादी को हम छीन कर ले लेंगे। आजकल ये नारा देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लगाते हैं क्योंकि वो देश को तोड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, कश्मीर को हम आजाद करा लेंगे। ये आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। और ये लोग फिर धमकी देते हैं कि हम आजादी छीन कर भी ले सकते हैं। ये नारा लगाने वाले लोग अपने ही देश से न जाने कौन सी आजादी लेना चाहते हैं। इन लोगों ने इस नारे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छीन कर लेंगे आजादी की ये भावना कभी देश के लिए आजादी की मशाल बन गई थी और इस मशाल को जलाने वाले नेता का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज ही के दिन वर्ष 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में ऐसा कहा जाता है कि निधन हो गया था। इसलिए आज नेताजी की कहानी के जरिए छीन कर लेंगे आजादी की भावना को सही मायने में समझने का दिन है। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसे लेकर आज भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। इसलिए ठीक से कहा नहीं जा सकता कि उस दिन उस विमान दुर्घटना में असल में क्या हुआ था, नेताजी रहे या उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के निधन की परिस्थितियों की जांच के लिए देश में अब तक 3 जांच आयोग बन चुके हैं, जिसमें से 2 आयोग इस नतीजे पर पहुंचे कि नेताजी का निधन इस हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हो गया था, जबकि इसकी जांच करने के लिए बनाए गए अंतिम आयोग, जिसका नाम था मुखर्जी आयोग, उसका यह निष्कर्ष था कि जिस दिन ताइवान में नेताजी के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही जाती है, उस दिन वो वहां कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि नेताजी ने विमान दुर्घटना की बात अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए की थी, लेकिन आज भी उनकी मौत का सच सामने नहीं आया, क्योंकि अगर विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, अगर नेताजी ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह पूरी कहानी रची थी, तो फिर उसके बाद नेताजी कहां चले गए। अगर आप इस देश के बारे में सोचेंगे तो आपको यह एहसास भी होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कर्ज है, और वो कर्ज दिल में देशभक्ति की भावना को भर के ही चुकाया जा सकता है। इसलिए आज हम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के जरिए नेताजी की मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में हर हिंदुस्तानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता और आजादी के संघर्ष में उनकी राष्ट्रवादी सोच से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुभाष चंद्र बोस को कूटनीतिक चालें चलने में बहुत महारत हासिल थी। नेताजी ने कई बार भेष बदलने की कला का इस्तेमाल अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किया था। 16 जनवरी 1941 को देर रात करीब 1:35 पर कलकत्ता में एक ऐसा ही वाकया हुआ था जिसे द ग्रेट एस्केप कहते हैं। यह ग्रेट एस्केप 18 जनवरी 1941 को धनबाद के गोमो जंक्शन नामक रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ था। इस स्टेशन को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको 79 साल पुराने कुछ किस्से सुनाना चाहता हूं। आज जुलाई 1940 में भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया था। नेताजी को 26 जनवरी 1941 को ब्रिटिश कोर्ट के सामने पेश होना था। उस दौरान अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए नेताजी जर्मनी की मदद चाहते थे, लेकिन कलकत्ता की जेल में रहकर ऐसा करना संभव नहीं था। फिर नेताजी ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मजबूरी में अंग्रेजों की सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा, और 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को जेल से तो रिहा कर दिया, लेकिन उनके घर में नजरबंद कर दिया। यानी डिस्काउंट इतना हुआ कि नेताजी जेल से बाहर आ गए, लेकिन अपने घर में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उस समय नेताजी के घर की निगरानी बंगाल CID को सौंपी गई। नेताजी पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने उनके घर पर अपने एजेंट्स लगा रखे थे। यहां तक कि अंग्रेजों ने नेताजी के रिश्तेदारों से भी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली थी। घर में नजरबंद नेताजी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और बड़ी चालाकी से अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नेता मियां अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा। मियां अकबर शाह उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जो आज पाकिस्तान में है। नेताजी के बुलावे पर मियां अकबर शाह पेशावर से कलकत्ता पहुंच गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता से
काबुल भागने का एक प्लान बनाया। इस योजना को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की और एक कार के जरिए धनबाद तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। उस वक्त शिशिर की उम्र सिर्फ 20 साल थी और उन्होंने कभी कलकत्ता के बाहर गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन नेताजी ने शिशिर पर भरोसा किया और वो अंग्रेजों की नजरों से बचकर किसी तरह धनबाद पहुंच गए। इसके बाद नेताजी ने काली शेरवानी पहनकर एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का रूप धारण किया और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया। कलकत्ता में अपने घर से काबुल तक पहुंचने के नेताजी के इस प्लान को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में देश के लोगों को ज्यादा जानकारी कभी नहीं दी गई, क्योंकि हमारे देश के मीडिया से लेकर पाठ्य पुस्तकों तक में एक खास परिवार का ही गुणगान किया जाता रहा है। लेकिन आज से आप इसमें बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। वर्ष 2013 में मैंने नेताजी की पुत्री अनीता बोस का एक इंटरव्यू किया था। अनीता बोस को हम इसी जी न्यूज के स्टूडियो में लेकर आए थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता के बारे में कई ऐसी बातें बताई थीं जिसकी जानकारी शायद आपको भी ना हो। You very rightly said, and all of us, the whole country, the whole nation knows that he made the ultimate sacrifice for the independence of this country. But today's generation knows Subhash Chandra Bose. They identify him only by this picture, which is the most circulated picture of Subhash Chandra Bose. There will be a lot of people who are not aware about his maybe his sacrifice, how he led his life. Do you feel pain today when you come back to this country? Do you think that he was not given his due for all the sacrifices he made for this country? I think in a way he certainly was not given his due, and if today young people remember him, that's that person about whose life, about whose death there's a controversy, it would just be as if you sort of reduced Gandhiji to being assassinated and not having done anything in his life. If you reduced ex-Prime Minister Indira Gandhi just to being assassinated and nothing more. I mean, throughout the years that my father worked for India and gave up many things. He gave up a normal family life. He gave up a good job. His strong beliefs for India, for uncompromising beliefs for India's independence, brought him into confrontation with his compatriots and comrades in arms. And of course his leader of those days, Gandhiji, and others, Pandit Jawaharlal Nehru, who partly became his opponents. And Gandhiji was very successful and skillful in sort of eliminating him from political life in the Congress party. That was certainly a very painful experience for my father, because he admired Gandhiji a great deal. It was he who gave him the title Father of Our Nation. And many of these steps were just motivated by extreme love and devotion to his country and to his countrymen, and being put down as just a person who has passed away or has not passed away is certainly not a very respectful way of dealing with him. अनीता जी कह रहे हैं कि उन्हें कई बार बहुत दुख होता है, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी इस देश में, जो उनका ड्यू उनको मिलना चाहिए था, वो शायद इस देश ने उन्हें अभी तक दिया नहीं है. Gandhiji is still living in this country through different schemes, through government, through political parties, through his philosophy, through his thoughts. So is Pandit Nehru, and so are others also who contributed to the independence of this country. But do you think Netaji Subhash Chandra Bose is also living today equally through his philosophy, supported by the government, through different schemes? Do you think much more could have been done to keep him alive through his thoughts and philosophy? The men you mentioned certainly live in their ideas. Netaji lives in his ideas and in the love of his countrymen and countrywomen. I think this is the utmost you can give to a person to
honor him, revere him in that way and love him after so many years. On the other hand, I would say the sort of the public policy has certainly not been very much in favor of emphasizing his contribution to the country. And I always felt especially hurt that the members of the INA, the veterans, got unfair treatment by India. Ultimately, I think maybe they were those people who almost sacrificed the most, many of them really risking their life in a very real manner. And it was not only leaders, but was very simple people, very partly uneducated people who really sacrificed everything for India, even though they didn't live in India at the time. And first of all, India never accepted them into the armed forces, which may have been a clever way to do, but certainly not a fair one. After all, those who had served the empire, the British Empire, in suppressing India, had a career in the army after that. But Indian Army still uses Jai Hind. Yeah, that is of course true, and India still uses the national anthem, which my father had chosen too. But in other ways, I think there was always an attempt to sort of play down the contribution that he had made. It was played down. I think it was played down. हमारे देश के इतिहासकारों ने, हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश की अलग अलग सरकारों ने नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में पूरी जानकारी कभी आप तक पहुंचने ही नहीं दी। उन्होंने कभी भी आपको नेताजी के बारे में सही बात बताई ही नहीं। नेताजी का क्या हुआ, नेताजी का योगदान कितना था, ये कभी भी आप तक पहुंचा नहीं। और आपने ये देखा होगा कि आज़ादी के इस आंदोलन में असल में योगदान तो बहुत सारे नेताओं का रहा है। बहुत सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जो शहीद हैं, जो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसके बाद जो पूरी लाइमलाइट मिली, जो पूरा यश मिला, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों को और एक ख़ानदान को मिला। आज आपको पता भी नहीं होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के जो लोग हैं आज कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। इसी तरह आपको ये भी नहीं पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का परिवार आज कहाँ है, भगत सिंह का परिवार आज कहाँ है, और बाकी के जो और लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में, वो लोग कहाँ हैं आज। आपको शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही ख़ानदान के बारे में पता है। आज आपको ये जानना चाहिए कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से क्या सीख सकते हैं। वो पहले नेता थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए देश से बाहर जाकर बाकायदा एक सेना यानी आज़ाद हिंद फौज बना ली थी, जो कि एक बहुत बड़ा काम था, असंभव सा काम था। वो आज़ादी खैरात में नहीं लेना चाहते थे, वो आज़ादी को छीन कर लेना चाहते थे। वो मानते थे कि आज़ादी उनका अधिकार है और वो इसे छीन लेंगे, और इसके लिए लड़ना जानते थे, इसके लिए खून बहाना जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने भारत के लोगों और ख़ासकर युवाओं को देश की आज़ादी के लिए पहली बार लड़ना सिखाया, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया। उन्होंने जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन और इटली समेत दुनिया के 9 देशों को भारत की आज़ादी के पक्ष में वो लेकर आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत का पहला तिरंगा झंडा अंडमान निकोबार में फहरा दिया था, हमारे आज़ाद होने से पहले ही। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद रेडियो से नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यह पहली बार था जब किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, यह भी उन्होंने ही दी थी। वर्ष 1939 में गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, बावजूद इसके कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस अपने जीते जी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन नेताजी का आज़ाद भारत वाला सपना अधूरा रह गया, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को नेताजी जब सोवियत संघ जा रहे थे, तभी ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई। अब हुई थी या नहीं, इस पर बहुत सारी शंकाएं जताई जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी उनकी मौत का सच सामने नहीं आ पाया, और इस विमान दुर्घटना के बाद किसी ने ईमानदारी से यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसके बाद नेताजी का क्या हुआ,
उस विमान दुर्घटना के बाद नेताजी जिंदा बचे नहीं बचे, अगर जिंदा बचे तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाए। किसी ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। और आज आप सब इतने समझदार हैं कि आप ये समझ जाएंगे कि नेताजी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इस देश में किसी ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई होगी। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को।